नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस कांड पर एक विवादित बयान देकर हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। भाजपा नेता ने यह कहा है कि जब ये लड़की अपनी मां के साथ खेतों में घास काटने गई थी तो फिर बाजरे के सूखे खेत में मां को छोड़कर कैसे चली गई। लड़कियों के साथ जब घटना होती है तो उन्हें गन्ने का खेत, अरहर का खेत, बाजरे के खेत में ही घास क्यों दिखती है। भाजपा नेता के इस बयान से जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है तो इसके साथ ही लड़की के चरित्र पर अब सवाल भी खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें वो लड़की इतनी ही सती सावित्री लगती है तो उसकी अस्थियां लेकर पूरे देश में छिड़क दें और मंदिर बनवा दें, क्योंकि हमारे यहां सती सावित्री को ऐसा ही महत्व दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भाजपा नेता ने अपील की है कि ये बेतहाशा पैसा और सुविधा उसके परिवार को आखिर क्यों दी जा रही है, जबकि ये पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है। तो हाथरस मामले में एक तरफ आप देख रहे हैं कि राजनीतिक जो हलचल है वो तेज है, उन सब के बीच में ये बेतुका बयान भी दिया गया है नेता रंजीत बहादुर की तरफ से। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि आज जब बाजरे की फसल कटाई हो रही है, उसकी सूखा खेत है, तो बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जिसको काटने ये लड़की माँ भाई को छोड़कर चली गई? कौन सी घास थी? तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है गांव देहात के अंदर। इन लड़कियों को जब अकेले में घास काटनी होती है तो इनको गन्ने का खेत मिलता है, मक्के का खेत मिलता है, अरहर का खेत मिलता है, बाजरे का खेत मिलता है, और कहीं को घास ही नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं संदीप के नाम के लड़के को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उसके साथ तो इसका अफेयर, वहां की जो सूचनाएं आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, इसका तो 3 साल पहले का अफेयर था उस लड़के के साथ में। योगी जी से कहना चाहूंगा कि किस बात के 25 लाख, ये जनता की कमाई है। किस बात के लिए मकान, किस बात के लिए उसे तमाम सुविधाएं क्यों दिया जा रहा है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की सती सावित्री अगर उनको तलाश कर रहे हैं तो इसकी अस्थियों को ले जाएं। मैं प्रशासन से कहूंगा उनको दे दें और शंकर जी की तरह से इसको लाद करके देश भर में छिटकावें, वहां मंदिर बनवावें और मंदिर बनवा करके उसकी पूजा करें, जिस तरह से हमारे यहाँ सती पार्वती की पूजा की जाती है। देखिए, घटना उस पर होती राजनीति और उसके बाद ये बयानबाजी यहां पर की गई है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जो कि बीजेपी के नेता हैं और उनकी तरफ से ये बात कहते हुए ये बेतुका बयान दिया गया कि कांग्रेस को अगर सती सावित्री लगती हैं तो फिर लड़की की जो अस्थियां हैं वो पूरे देश में छिड़का दें और छिड़काव करके जहां जहां अस्थियां गिरती हैं मां मंदिर बनवा दें। अब सूखे खेत में कौन सी घास काटने ये लड़की गई थी, इस तरीके का जो बेतुका बयान है, अशोभनीय बयान है, वो दिया गया है। और बातचीत करते हैं, दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलसी हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। दीपक जी, जो बयान दिया गया यहां पर बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो ये अस्थियां लेकर के यहां वहां छिड़क देनी चाहिए, मंदिर बना देना चाहिए, इतनी ही सती सावित्री लगती है। तो देखिए, जब से हाथरस की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार, बलात्कार हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार हो, चाहे छोटे भैया नेता हो, चाहे कोई बड़े नेता हो, यहाँ तक कि इनके विधायकों की जो बयान आ रहे हैं वो ऐसे बयान आ रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को बवाल खड़ा करके इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, सरकार के पाप को छुपाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की जो मंशा हुई उसको पूरे देश और प्रदेश ने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। अब अपने नेताओं से बयान दिलाकर इसको नया मोड़ देना चाहती है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जिस तरह से संस्कार की बात करते थे, बच्चे को सारे संस्कारों के विपरीत मिट्टी तेल डालकर जलाते हैं। अब उसके बाद से इस तरह के नेताओं को लगाकर बयान दिलाते हैं, बयान दिलाकर चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आने वाला समय, लोकतंत्र में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, जनता की अदालत जाना पड़ेगा। और जिस तरह के कृत्य कर रहे हैं, यूं कहें कि जो तानाशाही पहले राजतंत्र में होती थी, मुगल शासन में होती थी, अंग्रेज करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी कृत्य पर उतर आए हैं और ये जनता की अदालत को
लोकतंत्र को। ठीक है, लेकिन दीपक सिंह जी मुझे बताइए, क्योंकि एक शख्स के द्वारा अगर इस तरीके का बयान दिया गया, जाहिर बात है निंदनीय है, ऐसे प्रकरण में इस तरीके का बयान किसी राजनीतिक शख्सियत को या किसी भी शख्स को शोभा नहीं देता, लेकिन इसके पीछे इनसे ये ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है दीपक जी? आप इस तथ्य पे कह सकते हैं, हमें आप देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या बहुत सारी अन्य पार्टियों ने ऐसा किया है, ऐसे घिनौने बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी में चिन्मयानंद बलात्कार करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इनका विधायक सरेआम बलात्कार केस में जेल जाता, सजा हो जाती है। जब पूरे देश में मीडिया का दबाव बनता है, पार्टी दबाव बनता है, तब उसे जाके भारतीय जनता पार्टी निकाला जाता है। इनके दर्जनों नेता हैं जिनके बोल बिगड़े हुए होते हैं, समाज को तोड़ने वाले होते हैं। यूं कहें जो आज का बयान आया है इससे ज्यादा जहरीले होते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षण देती है। इससे स्पष्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। अभी जिस तरह से बलिया के विधायक जी का बयान आया है, उन्होंने भी पूरे सिस्टम को दोष दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटियां जिम्मेदार हैं, घर की माँ बाप जिम्मेदार हैं, सरकार को बचाने की कोशिश की है उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा होता है, स्पष्ट तौर पर, प्रमाणित तौर पर उनका हिस्सा होता है। चलिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो दीपक सिंह, एमएलसी कांग्रेस, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई, क्योंकि अब जानबूझकर इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो सरकार की तरफ से करवाई जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी सरकार के स्तर पर नहीं होती, और इस वजह से भी ये जो बेतुकी बयानबाजियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। हरिराम शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। हरिराम, ये बताएं कि सबसे पहले क्या कुछ कहा गया ये बीजेपी नेता की तरफ से, और दरअसल ये किस प्रकार के नेता हैं, क्या इनका पास ओहदा है, किस पद पर हैं ये, और क्यों इस तरीके की बयानबाजी इनके द्वारा की गई? देखिए, आज का बता दें, रणजीत बहादुर श्रीवास्तव जो नगर पालिका परिषद बाराबंकी की प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी इस समय चेयरमैन है, क्योंकि मिला हो गई थी। इससे पहले ये अध्यक्ष भी रहे और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो बगैर सोचे अपनी बात करते हैं। आज इन्होंने ये बात कि मेरा बयान है, पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, पार्टी इस पर अलग बयान देती, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा सही है। लेकिन कहते कहते ही यह जो है, जो लड़की पर चारित्रिक पतन का आरोप लगा दिया, ये कैसी निंदनीय जरूर है। चलिए हरिराम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और ये बड़ा आसान होता है, देखिए नेताओं की तरफ से एक तो अपनी बात को कहना, मीडिया के सामने जो कहना है वो कह दिया। अगर कोई बयानबाजी इस तरीके की कर भी रहे हैं तो देखिए कितना सेफ तरीका है बचने का, कि ये मेरे पार्टी का आधिकारिक नहीं, मेरा निजी विचार है। और ये कहते हुए इस तरीके की जो बयानबाजी है ऐसे मौके पर भी की जा रही है, ये वाकई में निंदनीय है और शर्मसार कर देने वाला ये बयान बीजेपी नेता की तरफ से दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बलरामपुर से खबर है, जहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एसीएस गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे थे और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी इनके साथ मौजूद रहे। पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलवाया गया है, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हाथरस कांड के बाद अब देखिए पूरी तरीके से फुल एक्शन मोड में जो प्रशासनिक अमला है अब तक नजर आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कार्रवाई किस मुकाम तक पहुंचती है ये भविष्य में देखना होगा, लेकिन फिलहाल अब बलरामपुर की घटना को भी संज्ञान में देखते हुए जो प्रदेश के सबसे शीर्ष अधिकारी हैं उनकी आप देख सकते हैं कि कैसे जो पहुंच है वो इन तमाम इलाकों तक अब हो रही है, जहां पर जाकर के खुद इन मामलों का संज्ञान लिया जा रहा है। एसीएस गृह और एसीएस एलओ दोनों की मौजूदगी, आप इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी गंभीरता के साथ अब चूंकि हाथरस के मामले में तूल पकड़ा है, तो फिर अब ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा भी दिलाया गया है। बलरामपुर में भी आपको बता दें इसी प्रकार से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर एक बच्ची जो कि निकली थी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, उसके बाद रेप उसके साथ हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ा। और अब इस मामले में शीर्ष जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और इसमें अब एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। बड़ी जानकारी। उधर हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और यहां पर पीड़ित के गांव आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने रालोद कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान जयंत चौधरी मीडिया में इस मामले में बयान दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर भी बल प्रयोग करने का प्रयास किया। हालांकि रालोद कार्यकर्ताओं ने किसी तरह से घेरा बना करके उनको बचाया
और पास की दीवार के पास ले गए, लेकिन लाठीचार्ज में रालोद के कई कार्यकर्ता और समर्थक भी घायल हुए हैं। तो रालोद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जयंत चौधरी के ऊपर भी लाठियां हैं वो लगी हैं, क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर उनको रोकने की पुलिस को कोशिश यहां पर जरूर की है और जमावड़ा और जो मजमा यहां पर लगा उसके बाद आप देखिए कैसे पुलिस ने यहां पर जमकर लाठियां बांधी हैं। जयंत चौधरी इस घेरे के बीच में तो आरएलडी कार्यकर्ताओं का पुलिस से टकराव और आप उसमें देखिए सबसे हैरान करने वाली तस्वीर यह है कि आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, अच्छा खासा नाम उनका पश्चिम की राजनीति के अंदर, और उसके बावजूद भी देखिए मुलाकात के बाद मीडिया बाइट दे रहे थे, उस दौरान पुलिस ने कैसे जमकर लाठियां बांधी हैं। ये बात अलग है कि कार्यकर्ताओं ने खुद लाठियां खाते हुए उनको बचाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन एक आध लाठियां तो जयंत चौधरी को यहां पर लगी हैं, क्योंकि तस्वीरों में भी दिख रहा है। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर जो भीड़ है वो पहुंच रही है और पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही है तो फिर वहां पर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन मौजूद है। और मुलाकात के बाद जयंत चौधरी जब इस बात का जिक्र मीडिया के सामने कर रहे थे कि पीड़ित परिजनों के साथ उनकी बातचीत क्या हुई है, उसी दौरान पुलिस ने ये लाठियां बांधी, क्योंकि कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के वहां पर काफी ज्यादा आक्रोशित हो रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो फिर जयंत चौधरी भी उसकी जद में आ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस घेरे के अंदर आप देखिए जयंत चौधरी मौजूद हैं। तो आज मुलाकात जयंत चौधरी ने की है और मुलाकात के बाद जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे थे मीडिया के सामने आकर के, उसको भी सुनिए। पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई, क्या कहना था उनका? देखिए, दोनों भाइयों से मैं मुलाकात किया हूँ और उनके पिताजी से मैंने मुलाकात की, उनकी माताजी से बातचीत की, सहमी हुई हैं उनकी माताजी। और वैसे परिवार के लोग हिम्मत वाले हैं, बहुत कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें न्याय चाहिए। अभी जो इतने दिनों से परेशान किया गया है इन्हें और बंद किया गया, एक तरह से पैक किया गया, उसके बारे में तो हाथरस में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और रेप पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने गए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हुआ है। पुलिस के लाठीचार्ज में एसपी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पर भी पुलिस ने लाठियां बरसा दी, हालांकि कार्यकर्ताओं ने उनको बचाते हुए घेरा जरूर बनाया। एक के बाद एक राजनीतिक दल अब हाथरस पहुंच रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे और परिवार वालों के साथ मुलाकात की है। सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग भी की गई है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आखिर ये हमदर्दी के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा है ये आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई थी जिसमें ढोल नगाड़े बजते हुए भी वहां पर नजर आ रहे थे। सपा डेलीगेशन की मुलाकात के दौरान जयंत चौधरी के साथ भी आपने देखा कि कैसे आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर आक्रोशित हो रहे थे, फिर पुलिस ने लाठियां भांज दी, उसकी जद में जयंत चौधरी भी आ गए। और चंद्रशेखर की भी मुलाकात के दौरान आप देखिए कि कैसे भारी संख्या में यहाँ पर जो जमावड़ा भीम आर्मी का भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है। दो तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, एक तो कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन है, क्योंकि ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। 100 से ज्यादा गैदरिंग का तो वैसे भी कोई प्रावधान नहीं है अभी भी अनलॉक के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ना ही मास्क, ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये कि सांत्वना देने के नाम पर ये जो हुड़दंग का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आखिर इसके मायने क्या हैं। 3 तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 बड़ी शख्सियतों ने आज मुलाकात पीड़ित परिवार के साथ की। तो तीनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सपा डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और उस दौरान भी आपने देखा कि वहां पर जो हुड़दंग हुआ, जयंत चौधरी की मुलाकात के दौरान भी हुड़दंग, और चंद्रशेखर ने भी मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आकर जो पीड़ित परिवार के साथ बातचीत हुई उसका जिक्र किया है। 3 तस्वीरें आज बड़ी शख्सियतों की मुलाकात की। तो वहीं हाथरस और अलीगढ़ में आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो रही है और कुछ लोग मामले को सवर्ण बनाम दलित का मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। हाथरस में जहां पे पूर्व विधायक राजवीर पहलवान ने पंचायत की, तो इस दौरान सीबीआई जांच के सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। अलीगढ़ में भी लोगों ने महापंचायत की, इस दौरान भी यहां पर सपा इस सभा में सांसद सहित अन्य राजनेताओं का विरोध किया गया। नेताओं पर राजनीति करने का आरोप भी सभा के अंदर लगाया गया। तो अलीगढ़ और हाथरस दोनों जगहों पर आपको बता दें कि यह पंचायत हुई है समर्थन में कि आखिर इस सब मामले को लेकर के राजनीति क्यों हो रही है।
और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इन दोनों ही जगहों पर पंचायत करके इन राजनेताओं के जो पुतले हैं वो भी फूंके गए हैं। तो अलीगढ़ और हाथरस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही जगहों पर पंचायत की गई है और उस पंचायत के दौरान यह भी कहा गया कि हालांकि जो सीबीआई जांच की बात सरकार की तरफ से की गई है वो सही है, उसका स्वागत भी किया गया, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठाया गया कि इन दोनों ही प्रकरण को लेकर के जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों हो रही है और जो राजनीतिक शख्सियतें पहुंच रही हैं वहां पर जिस तरीके से, उसको लेकर के भी विरोध जताया गया है और यहाँ पर पंचायत करके इन बातों पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है इस पंचायत के अंदर कि आखिर राजनीतिक मामला इस पूरे प्रकरण को क्यों बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा सीबीआई और नार्को टेस्ट का जो जांच के आदेश दिए हैं, इसलिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये सब लोग आ रहे हैं। लगता है आपको अब दूध का दूध पानी का पानी होगा? बिल्कुल, ये पूर्ण विश्वास हो गया है क्षेत्र को और जनता को कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा, वहीं परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मना किया, इनकार किया है, बोले सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ये उनका विषय है, जनता यही चाहती थी कि ये जो अब तक झूठ का प्रकरण दिखाया जा रहा है और जो निर्दोष फर्जी लोगों के नाम बढ़ाए गए थे राजनीतिक दबाव और कुछ दूसरे पक्षों के द्वारा, वो सत्य का सत्य जनता के सामने आना चाहिए कि सत्य क्या है। हाथरस में पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के घर आवास पर एक महापंचायत आयोजित की गई जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। श्रवण समाज का सीधा सा कहना था कि जो मामला हुआ है उसकी एक सीधी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। हमारे साथ में उपस्थित है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट। ये जो महापंचायत हुई है क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य ये है कि जो सीएम ने सीबीआई जांच के लिए और नार्को टेस्ट और इसके लिए जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और यही होना चाहिए। दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट तो हो और सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सच्चे लोग जो हैं वो बचें और झूठे लोग जो हैं वो दबे, जो जिन्होंने गलत किया है वो झेलें, सच्चे लोग जो है छूटें। जो आरोपी है, जो आरोपी है उनका झूठा आरोप है, उनका बिल्कुल जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसने गुनाह किया उसे मिले, कोई भी हो, जिसने गुनाह किया। सीधा सा है कि महापंचायत में एक फैसला लिया गया है, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महापंचायत में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ में महापंचायत भी लगभग संपन्न हो चुकी है। TN शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। तो हाथरस कांड पर सीबीआई जांच को लेकर के सियासत तेज हो गई है, जहां एक और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सिर्फ सीबीआई जांच से काम नहीं चलेगा तो सीएम योगी को खुद जवाब देना पड़ेगा। तो वहीं सपा का यह भी कहना है कि सीबीआई जांच कराने का क्रेडिट सीएम योगी और बीजेपी सरकार को नहीं जाता, बल्कि विपक्ष की इस इंसाफ की लड़ाई को जाता है और उसी के दबाव में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। आज मैं इसे कांग्रेस की जीत और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूं। उन्हें घुटने टेकने पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति, दबाव और लोकतांत्रिक ढंग से किए गए आंदोलन से। और राहुल जी तो पहले दिन कह रहे थे मैं अकेले जाने को तैयार हूं, पर उस समय जिद में था प्रशासन। पर मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, धन्यवाद दूंगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद दूंगा सभी जनमानस को जिन्होंने मजबूर किया इस सरकार को घुटने टेकने के लिए। और आज राहुल जी, प्रियंका जी और उनके साथ 3 लोग गए हाथरस बेटी से मिलने, उसके परिवार के लोगों से मिलने, संवेदना प्रकट करने बेटी के परिवार के लोगों से और उनके दुख में शामिल होने के लिए। ये सरकार पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जी ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनंद फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। देश जानना चाहता है।
देखिए, हाथरस के पीड़ित परिवार लगातार योगी सरकार के सिस्टम के खिलाफ, जांच के खिलाफ आवाज उठा रहा था और कह रहा था कि हमको योगी सरकार पे और इस सिस्टम और जांच पर भरोसा नहीं है, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। और उस परिवार की आवाज केवल परिवार की नहीं थी, पूरा विपक्ष, पूरा देश उसी आवाज में बात कर रहा था। पूरा देश चाहता था कि उधर गाजियाबाद में किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनिए। किसानों का मुद्दा लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में गरमा रहा है, लेकिन अब सरकार सामने आई है कि जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, खासकर दूसरी पार्टियां जो किसानों को भड़का रही हैं, ये सीधे तौर पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो वो सामने आई है सरकार और ये कह रही है कि आपको इस पे गलतफहमी की जरूरत नहीं है, किसानों के पक्ष में ये जो बिल हैं वो हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह जी मौजूद हैं, जो गाजियाबाद के सांसद भी हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जानना चाहेंगे, किसानों को लेकर आज आप सामने आए, सर क्या कुछ आपकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, जो दोनों विधेयक जो आए हैं वो किसानों की सहूलियत के लिए आए हैं और 6 साल से जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है और मोदी जी की एक सोच है कि किसान की आय दुगनी हो, किसान का फायदा हो, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये दोनों विधेयक उसी लाइन के ऊपर हैं और क्योंकि किसानों का फायदा हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें विरोध क्यों है। विरोध उन पार्टियों का है जिनको लगता है कि उन्होंने तो काम किया नहीं किसानों के लिए, ये सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, तो उनका वोट बैंक उनको जाता हुआ दिखाई दे, इसलिए विरोध। सर, कौन पार्टियां अगर आप? सारी विरोधी पार्टी। सर, आपने किसानों का एक जिक्र किया, लेकिन किसानों का कुछ बकाया क्योंकि गन्ने को लेकर भी है। आपने बांस का भी जिक्र किया, पहले चीन से आता था और फिर बीजेपी ने आने के बाद उसमें सुधार किया। इन दोनों चीज़ों पर प्रतिक्रिया जानते हुए हम चाहेंगे और साथ ही साथ सर, क्योंकि किसान ये भी कह रहे हैं कि ये जो विधेयक हैं इसके बाद कुछ बिजनेसमैन के हाथों में कमांड चली जाएगी, उनको फायदा नहीं हो पाएगा, तो ये क्या गलतफहमियां हैं, क्या कुछ नजरिए? देखिए, बिजनेसमैन के पास कैसे चली जाएगी कमांड? आज जो मंडियां हैं, आज तो सारी कमांड बिचौलियों के हाथ में। अब किसान को स्वतंत्र किया जा रहा है, वो अपने खेत से बेचना चाहता है, खेत से बेच ले, व्यापारी वहां से उठा के ले जाएगा, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स कौन देता? किसान देता बेचारा, कोई आड़ती नहीं देता टैक्स, ठीक है। और दाम जो है जो किसान बोलेगा उसके ऊपर एक व्यापारी आता है, वो उठाना चाहता है, अगर उसको दाम ठीक नहीं देता वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो अब किसान का वर्चस्व बढ़ेगा, व्यापारी का नहीं। तो क्या सर, देरी नहीं हुई सरकार को किसानों के बीच पहले जाना चाहिए था? CAA जैसा ही कहीं ना कहीं एक पूरा, ऐसा नहीं है। ये जब विधेयक बने थे इसके ऊपर तकरीबन 1 साल से बातचीत चल रही है, किसान संगठनों से भी बात की गई है। जब कोई चीज आ जाती है उसके बाद राजनीति शुरू होती है। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं, उनको पता है कि फायदा हो रहा है किसान का, लेकिन वो अपना दिखाने के लिए कि हाँ जी हम भी फला यूनियन है, हम भी फला समूह हैं, हमारी भी बात अलग होनी चाहिए, हमको कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक फायदा मिले, ये सब वो है। जो असली किसान का हितैषी है वो इसके अंदर नहीं है। तो आप सुन सकते हैं, ये हैं जनरल वीके सिंह, जिन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और जो उल्फा के आतंकवादियों, उग्रवादियों का ठिकाना जो चीन में बना है उसके बारे में उनका कहना है कि रणनीति बाद की बात है, उसका वर्चस्व ही खत्म हो चुका है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसानों का मुद्दा लगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।